हाय। आज का ये वीडियो फोकस रहेगा कि अगर आपको अपना होम लोन जो कि किसी दूसरे बैंक में चल रहा है वो आपको शिफ्ट कराना है किसी दूसरे बैंक में, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा। क्या इसका कोई और बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास है? तो चलिए इस वीडियो में ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। माई सेल्फ उज्जयंत। तो देखिए, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन को ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे बैंक में, तो बेसिकली इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हुआ कि आपको जो आपका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है प्रेजेंट बैंक में, और जो सामने वाले बैंक में है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली कम मिल रहा है। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन, आप जो शिफ्ट कर रहे हो उसका ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा अमाउंट चाहिए जो प्रेजेंट बैंक आपका अभी नहीं दे पा रहा है आपको, और सामने वाला बैंक आपको एज अ टॉपअप उसमें दे रहा है। तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए, आपको वो ठीक लगते हैं, अदरवाइज हम मेनली तो डिस्कस तो करेंगे कि प्रोसीजर क्या है एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने का, उसका स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको कुछ एक सजेशन दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपका मेन मोटिव ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट बैंक में ज्यादा है, तो देखिए आरबीआई टाइम टू टाइम रेपो रेट रिड्यूस करता रहता है। और जब भी आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है, तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, एनबीएफसीज हो, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो भी रिटेल लोन्स चल रहे होते हैं, रिटेल लोन जैसे कि आपका हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सभी रिटेल लोन की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है, विद इन वीक और 10 डेज सभी बैंक्स में रिटेल लोन का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। मान के चलिए अभी आपका एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन 8% पे चल रहा है, आरबीआई ने 25 बीपीएस रेपो रेट रिड्यूस कर दिया, तो यानी कि 0.25% से आपका हाउसिंग लोन भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपका 8% पे चल रहा था, तो रेपो रेट रिड्यूस होने के बाद आपका हाउसिंग लोन हो गया 7.75%। तो आप अपने बैंक में जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मेरा एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग लोन है, जो सैंक्शन लेटर पे ये रेट लिखा हुआ था, अभी उससे कुछ रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो अगर तो रिड्यूस हो गया तो फिर इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो एक बेस्ट वे है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, दूसरा अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी भी लगता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, तो इसका एक और सॉल्यूशन है। आप बैंक को एक प्लेन पेपर पर रिक्वेस्ट लिखिए कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और मेरे अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होना चाहिए, और आप इसको कम कीजिए। ये तो हो गया, आपने अपना रिक्वेस्ट बैंक को सबमिट कर दिया। अभी बैंक इसमें क्या देखता है? बैंक इसमें ये देखता है कि एट द प्रेजेंट, जब आपने एप्लीकेशन प्रेजेंट किया अपनी, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका सिविल स्कोर क्या है। अगर तो आपका सिविल स्कोर जस्टिफिएबल है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए था, तो बैंक उसमें कम करता है, बट उसमें थोड़ी सी फीस लगती है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो मान के चलो, अगर आप आज बैंक को ये लिख के देते हो कि भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा लग रहा है तो आप इसको कम कीजिए, तो बैंक आपसे बोलेगा कि ठीक है सर, आप एप्लीकेशन दे दीजिए और हम आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे विद इन 1 और 2 डेज। तो अगर सिविल स्कोर में आपका बैठेगा तो वो कम कर देंगे, बट उसमें क्या है, आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट अभी बच रहा होगा, मान के चलिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, अभी आपका 80 लाख बचा हुआ है, तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट बच रहा होगा उसका 0.10%, यानी कि 80 लाख का 0.10 यानी कि 8,000, वो एज अ फीस आपको पे करना पड़ेगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट सब्जेक्ट टू आपका सिविल स्कोर उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो जनरली सारे बैंकों में यही प्रोसीजर होता है। तो अभी मैंने आपसे दो प्रोसीजर डिस्कस किए हैं। पहला तो ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो वेल एंड गुड। फिर भी आप नहीं है तो दूसरा, आपको ये एप्लीकेशन लिख के देनी है, बैंक आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का 0.10% एज अ चार्ज लेगा, आपका लेटेस्ट सिविल निकालेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। अब फ्रेंड आते हैं तीसरा, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है, कि आपको अपना हाउसिंग लोन ट्रांसफर ही कराना है इन एनी हाउ। कोई भी रीजन हो सकता है दूसरे बैंक में आपको वाकई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा हो और अमाउंट वो ज्यादा दे रहे हो, टॉप अप लोन, क्योंकि दो ही रीजन होते हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये रहता है, और दूसरा सामने वाला बैंक जो आपका अमाउंट है उससे बढ़ा के आपको अमाउंट दे देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं। सामने वाला बैंक जहां पे आप जा रहे हो, आपने ये बोला कि अभी मेरा इस बैंक में, बैंक फॉर एग्जांपल ए बैंक है, इसमें आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, आप बी बैंक के पास गए,
कि मेरे को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो आपको कंडीशन क्या मीट करनी होगी, यहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन चल रहा है उसको चलते हुए कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन हो जाना चाहिए। 1 साल से पहले आप बी बैंक में जा ही नहीं सकते। अगर आप जाएंगे तो वो दूसरा बैंकर बोलेगा कि सर एटलीस्ट 1 साल तक आपको वेट करना होगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पे कम से कम 1 साल होना चाहिए चलते हुए। दूसरा ये है कि उस 1 साल में आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब आपने प्रॉपर पेमेंट की हो। वो अगर 1-2 दिन का डिले हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, वो मतलब एडजस्टेबल है, उसका ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब अमाउंट बहुत लंबे टाइम तक ओवर ड्यू ही रहा, आपने पे ही नहीं किया, ईएमआई आपकी स्किप हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन 1 साल रनिंग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उस 1 साल में रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, अगर आपने प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था तो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो दूसरा वाला बैंक आपके होम लोन को ट्रांसफर नहीं करेगा, आपका बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेगा, आपका बीटी नहीं करेगा। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, 1 साल एग्जिस्टिंग बैंक में होना चाहिए। उस 1 साल में प्रॉपर आपका ड्यू होना चाहिए, अमाउंट या ईएमआई प्रॉपर टाइमली ड्यू होना चाहिए, मतलब आपने पे किया होना चाहिए। तीसरा, अगर आपने या तो फ्लैट लिया है या बना हुआ लिया है या XYZ, लेकिन अगर आपने प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए वो लोन लिया था तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में जनरली बैंक क्या करता है कि लोन दे देता है और आपसे बोलता है कि 2 साल का आपको टाइम दिया जा रहा है। उस 2 साल में, 2 या 3 साल में, वो डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों पे, उस 2 या 3 साल में आपको ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। तो आपकी वो कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट है तभी वो दूसरा वाला बैंक आपका एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो आपकी पहली कंडीशन मीट है, 1 साल हो गया, टाइमली पेमेंट किया, बट कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर आपका नहीं हो सकता। तो ये तीनों अगर आपकी कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि आपके केस में तीसरी कंडीशन भी आती हो सकता है नहीं भी आती हो, लेकिन जिसके में आती है मैंने उसके लिए बताया है। तो अगर आप ये कंडीशन अब मीट करते हो तो आपका बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है। अब आप एलिजिबल हो गए बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात क्या होती है, आप बैलेंस ट्रांसफर के लिए यहाँ पे आए बैंक के पास। अभी बैंक आपसे क्या बोलता है, बी बैंक, बैंक ये बोलता है सर एक तो हम आपका लेटेस्ट सिविल स्कोर चेक करेंगे, क्योंकि उसी के बेस पर रेट डिसाइड करेंगे। सिविल स्कोर चेक करने के साथ साथ सबसे जरूरी क्या होता है, ये वाला बैंक बोलता है सर हम आपकी जो प्रॉपर्टी है ना उसकी वैल्यूएशन दोबारा से कराएंगे। आप बोलोगे वैल्यूएशन क्यों कराओगे, वैल्यूएशन तो मैंने करा ली यहाँ पे। तो भाई बात समझिए, आपने जो यहाँ पे वैल्यूएशन कराई है वो ए बैंक के इम्पेनल्ड वैल्यूअर ने की है। उस वैल्यूअर का इस बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। ये बैंक जो वैल्यूएशन कराएगा वो उस बैंक के पैनल पे जो वैल्यूअर हैं उससे वैल्यूएशन कराएगा, क्योंकि उस इस बार बी बैंक का जो ऑडिटर है वो उसी बैंक की वैल्यूएशन रिपोर्ट मानेगा जो उसके खुद के वैल्यूअर ने करी है। तो एक तो ये होगा कि वैल्यूएशन दोबारा होगी, और इसमें आप ही को फायदा है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल पहले आपने जब भी लोन लिया होगा उस टाइम वैल्यूएशन कम होगी, अभी की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि टाइम के साथ प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो एक तो आपकी फ्रेश वैल्यूएशन होगी, प्लस में आपका क्या बोलते हैं टाइटल सर्च होगा प्रॉपर्टी का, जो इस बैंक ने भी कराया होगा, जो कि वकील करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के कागज पूरे हैं या नहीं है, प्रॉपरली सारे टाइटल क्लियर हैं, सारा कुछ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, दाखिल खारिज चढ़ा हुआ है, म्यूटेशन चढ़ी हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे ऑलरेडी आपके कंप्लीट हैं, क्योंकि तभी आपको यहाँ से लोन मिला है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ ऑडिट या फिर सेफ्टी के लिए ये वाला बैंक भी कराएगा। लेकिन इस बार क्या है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ए बैंक से आपको एक एलओडी मिलेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि इस बैंक ने जब आपको लोन दिया था तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए होंगे, बट उसने एक आपको एलओडी दिया होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिससे कि आपको पता रहे कि मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट इस बैंक के पास हैं। तो जब ये वाला बैंक अपने वकील से आपका टाइटल सर्च कराएगा तो पहला जितना आपको टाइम लगा होगा उतना नहीं लगेगा। आपको जस्ट वो एलओडी का एक पेपर उठा के इस वकील को दे देना है कि साहब ये मेरे डॉक्यूमेंट थे और ये उस बैंक के पास ओरिजिनल जमा है, ओरिजिनल मैं दे नहीं सकता, ये एलओडी है, ये आप चेक कर लीजिए। तो फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी पहले वाले वकील ने किया हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास है, तो आपको तो देगा नहीं। तो फिर ये वाला वकील एक अपने बेस पे सर्च रिपोर्ट बनाता है, टाइटल सर्च बनाता है, और आपके एलओडी के बेस पे ये दोनों चीज, एक वैल्यूएशन और ये सर्च रिपोर्ट बना के बी बैंक को दे देता है। अब आपका कंप्लीटली सारा कुछ हो चुका है, ओके, आपकी लेटेस्ट सिविल चेक हो चुकी है, आपकी नई टाइटल सर्च बन चुकी है, आपकी नई वैल्यूएशन आ चुकी है। अभी क्या है, ये तीनों चीजें बैंक के पास आ गई। अब बैंक
इस वाले बैंक को एक मेल लिखता है कि भाई सो एंड सो मिस्टर ने आपके यहाँ एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, इस लोन का अभी नाउ क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कि भाई अगर मैं आज इसको क्लोज करता हूं तो कितना है। तो ये वाला बैंक उस बैंक को रिप्लाई करता है कि सो एंड सो डेट पे इनका जो ड्यू था वो ओके है और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है अभी 80 लाख है, ठीक है ना। तो ये वाला बैंक डायरेक्ट आरटीजीएस या डीडी बनाएगा इस वाले बैंक को, ए बैंक को। बी बैंक से एक डीडी या फिर आरटीजीएस होगा ए बैंक को, तो वहां से आपका लोन जो है डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा, इसमें आपके खाते में या आपका इंटरवीन नहीं रहेगा। तो जब वो क्लोज कर देगा तो इस बैंक से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा डीडी लेके ए बैंक के पास, बी बैंक से एक रिप्रेजेंटेटिव गया ए बैंक के पास वो डीडी के लिए, डीडी उसने अपनी क्लियरिंग में लगा दिया तो वो बोलेगा जी 2 दिन का टाइम लगेगा, डीडी क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आरटीजीएस है तो वो आधे घंटे में ही सेटल हो जाएगा। फिर वो आपसे बोलेगा ठीक है सर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप 1 दिन बाद आके ले जाना या 2 दिन बाद आके ले जाना, जो भी आप ब्रांच मैनेजर से बात कीजिएगा, जो भी एज पर कन्वीनियंस होता है। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये वो आपकी प्रेजेंस में ए बैंक बी बैंक के ऑफिशियल को हैंड ओवर कर देगा। तो ये हो गया प्रोसीजर। अभी क्या है, इस बैंक से आपका पूरा खत्म हो गया संपर्क। अब सारे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, आपका जो नया अकाउंट नंबर है, नया अमाउंट है, वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपका 80 लाख आउटस्टैंडिंग था, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ी, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ आपको 1.25 करोड़ मिल जाए या हो सकता है 1 करोड़ का मिल जाए, जो भी अगर आपने डिमांड रखी है तो उस केस में ये देखिए ये पूरा प्रोसीजर ऐसे होता है और फिर आपका वहां से फ्रेश स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कि आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो ऐसे ऐसे ये प्रोसीजर होता है। तो जनरली बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आई थिंक ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।